हाँ, तो बच्चों हम फिज़िक्स में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर। देखिए हमारा जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है, हम आपको बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पर ज़्यादा उलझा करके नहीं रखेंगे। ख़ास करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो स्पेशली नीट और जेईई के लिए फ़ोकस्ड हैं और नीट और जेईई की स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। साथ ही साथ ये एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ये सिंपल सी बात हो गई। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वेक्टर का एग्जांपल हमारा जैसे फोर्स हो जाएगा, जैसे एक्सेलरेशन हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। ये कुछ कुछ क्वांटिटीज है जो आपको याद रखना है। मोमेंटम हो जाएगा, इसके साथ साथ वेलोसिटी हो जाएगा, इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसके साथ आप याद रख सकते हो जैसे टॉर्क हो गया, आप एंगुलर मोमेंटम हो गया, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप और भी याद रख सकते हो करंट, हमारा याद रखना है कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी हो गया। ये कुछ क्वांटिटी है जो आपको अच्छी तरीके से रट करके रखना है कि ये सारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। चलिए, यानी इन सब के लिए जो हम एडिशन वगैरह का रूल पढ़ेंगे वो कुछ हट करके पढ़ेंगे जिसको हम यहाँ पर आज बेसिकली सीखने वाले हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है, वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इस एरो का टेल कहलाएगा, ये इसका टेल कहलाएगा और ये जो है ये इसका हेड कहलाएगा। और इस एरो की जो ये लंबाई है, इस लंबाई को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सिंपल सी बात ये याद रखिएगा कि ये एरो जितना ज़्यादा लंबा होगा वो उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू है 20 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, अगर मैं ऐसा कह देता हूं तो देखिए पहली चीज फोर्स है, तो फोर्स पर ये एरो लगाने का मतलब है कि ये फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स जो है बेसिकली वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। जब भी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके ऊपर में एरो लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है तो इस पर एरो लगा देंगे, अगर वी को रिप्रेजेंट करना है तो इस पर एरो लगा देंगे। या तो एरो लगा देते हैं या फिर इसको थोड़ा डार्क करके लिखते हैं, इसे दोनों तरीका लिखा जाता है, बट ज़्यादा अच्छा है कि आप एरो लगा करके लिखिए। अब इसमें ये जो 20 है, ये 20 बेसिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 20 जो है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। न्यूटन जो है ये बेसिकली यूनिट हो गया, और टुवर्ड्स ईस्ट ये जो लिखा हुआ है ये आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि 20 न्यूटन ये जो फोर्स है, इसको अगर मैं एक एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये एरो बेसिकली एफ वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली 20 न्यूटन है। तो अगर कोई एक ऐसा फोर्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 30 न्यूटन है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए जो हम एरो बनाएंगे वो इससे कहीं ज़्यादा लंबा होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हम कह रहे हैं 30 न्यूटन। तो क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो इसके एरो से इसके एरो की लंबाई जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, रिप्रेजेंटेशन में एक और चीज आपको समझना है क्या, कि अगर मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस है, और अगर इसमें मान लीजिए कि ये आपके पास एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ये एक वेक्टर ए है, और इसका यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट लंबा है ये सपोज, और ये एक्स एक्सिस से जो ये एंगल है लेट से 30 डिग्री है, तो इस वेक्टर ए को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3 यूनिट। अब ये फोर्स होगा तो यहाँ यूनिट की जगह न्यूटन लिख देते, वेलोसिटी होता तो मीटर पर सेकंड लिख देते, वगैरह वगैरह। तो 3 यूनिट और साथ ही साथ 30 डिग्री ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर है, लेट्स से दिस वेक्टर इज वेक्टर एफ,
और इसका जो ये मैग्नीट्यूड है लेट से कितना है 1 2 3 4 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल जो है सपोज 45 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये हमारा वेक्टर एफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कितना 4 यूनिट, ये हो जाएगा हमारा 4 यूनिट और टूवर्ड्स या 4 डिग्री एट 45 डिग्री नहीं 45 नहीं बल्कि चूंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको हम बोलेंगे -45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कहीं भी कोई भी वेक्टर को बेसिकली एक्सिस के अगर किसी कार्टेशियन सिस्टम में है तो एक्सिस के साथ एंगल के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि सपोज कर लीजिए कि ये आपका मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये मान लीजिए साउथ है। और अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक कोई वेक्टर है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ये 4 यूनिट है एंड लेट्स से दिस वेक्टर इज अगेन वेक्टर ए है। तो अगर ये एंगल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 30 डिग्री है तो इसको जो लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 यूनिट है तो हम क्या लिखेंगे 4 यूनिट ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, कहाँ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से, ठीक है ना, यानी ईस्ट से 30 डिग्री के एंगल पर है नॉर्थ की तरफ। तो इसको लिखने का ये तरीका होता है, आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर हमारे पास, सपोज कर लीजिए कि कोई वेक्टर हमारे पास यहाँ पर है, ये एक वेक्टर बी है और ये एंगल मान लीजिए हम दे देते हैं आपको 60 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड जो है ये मान लीजिए कितना है 1 2 3 यूनिट का है सपोज। तो हम कहेंगे हमारा वेक्टर बी जो हो जाएगा, ये जो हमारा वेक्टर बी हो जाएगा, तो इस वेक्टर बी को हम क्या कह सकते हैं, इसका यूनिट, इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया 4 यूनिट, मैग्नीट्यूड हो गया 4 यूनिट ड्यू 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से 60 डिग्री के एंगल पर किधर की तरफ, तो वेस्ट की तरफ, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और इसमें याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई वेक्टर इस तरीके से, सपोज कर लीजिए ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट और ये साउथ है, और अगर ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर ये 45 डिग्री दिया हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड जो है, मान लीजिए वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, तो लिखा जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 यूनिट टूवर्ड्स, या सिंपल 5 यूनिट नॉर्थ ईस्ट, ऐसा लिख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट का मतलब, अगर यहाँ पर कोई एंगल मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीच से जा रहा है, मतलब 45 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, जब भी सिंपल ऐसे नॉर्थ ईस्ट लिखा रहेगा तो मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल 45 डिग्री बनाते हुए ये जा रहा है, ठीक है। यानी इधर से भी 45, इधर से भी 45। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट लिखा होता तो यहाँ पर ये 45 डिग्री के एंगल पर जा रहा होता। ये डायरेक्शन जो है ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वेस्ट नॉर्थ भी आप बोल सकते हो इसको। अगर कोई वेक्टर यहाँ से जा रहा है, अगर ये एंगल आपको 45 डिग्री है तो आप इसको वेस्ट साउथ भी बोल सकते हो या फिर साउथ वेस्ट भी बोल सकते हो, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या चीज का, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर की। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो सबसे पहली चीज जो आ जाता है, हमारा सबसे पहला टर्म जो आ जाता है वो आ जाता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, दो वेक्टर होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, दोनों, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, बट मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड नीड नॉट टू बी इक्वल।
नीड नोट टू बी इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक। सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, इक्वल वेक्टर की। अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करें तो इक्वल वेक्टर में क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो हम कहेंगे वेक्टर ए इक्वल वेक्टर है किसके, वेक्टर बी के। तो यहाँ ध्यान रखना है कि डायरेक्शन सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पैरेलल वेक्टर भी होगा। तो आप कह सकते हो कि इक्वल वेक्टर जो है, इक्वल वेक्टर जो है ऑलवेज ऑलवेज पैरेलल होता है, ऑलवेज पैरेलल वेक्टर होता है। बट पैरेलल वेक्टर इज नॉट ऑलवेज इक्वल, नॉट ऑलवेज इक्वल, पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात इतनी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एक होता है हमारा टर्म यूनिट वेक्टर, एक होता है हमारा क्या इसमें, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी होता है। मैग्नीट्यूड जो होगा इसका क्या होगा, 1 होगा, मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर का। जैसे अगर ये लिखा हुआ है आई कैप, तो ये एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से लिखा है जे कैप, इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पॉजिटिव वाई एक्सिस को। अगर लिखा हुआ है के कैप तो ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव जेड एक्सिस को, ये याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि सपोज कर लीजिए कि एक कार की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इतना कुछ लिखा हुआ है, तो आप इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके इसको सिंपल लिख दो, v वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इतना कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप पूरा लिखते हो लंबा चौड़ा टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस पूरे के बदले में हम सिंपल एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, आई कैप। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। आई होप कि मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, नेक्स्ट हमारा एक टर्म है अपोजिट वेक्टर, एक है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है हमारा, अपोजिट वेक्टर हमारा होता है मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन अपोजिट। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और चूंकि दिख रहा है डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वेक्टर है, तो इसको लिखा जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वेक्टर बी, इस तरीके से लिखा जाएगा। आई होप कि मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होगा कि अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है और इसके ये टेल है और इसके हेड पर अगर ये एक कोई दूसरा वेक्टर का टेल रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, तो
पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जो ये वेक्टर निकल करके आता है, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के साथ। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है और यहाँ पर ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो सपोज कर लीजिए 5 है, और ये हमारा मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, उन्होंने ये पढ़ रखा है आर बराबर, चूंकि इसके टेल पर इसका हेड रखा, इसके हेड पर इसका टेल रखा हुआ है, तो कहते हैं कि आर वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इस हिसाब से वो कह देते हैं कि आर का मैग्नीट्यूड बराबर ए का मैग्नीट्यूड 3 + 5 बराबर 8 कह देते हैं, और जो कि गलत हो जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि आप ये जो लिख रहे हो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड को आप सीधा सीधा इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो पहली चीज़ आप ये समझ गए, पहली चीज़ क्या समझ गए कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है मान लीजिए, और एक वेक्टर ये बी है जिसका मैग्नीट्यूड ये बी है, तो ये जो हमारा वेक्टर आएगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब अगर अपने को ये लंबाई निकालना है, तो ये लंबाई निकालने के लिए आप सिंपल क्या करो, इस वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ाओगे जैसे ही, तो ये जो दोनों के बीच में ये एंगल बनेगा, जैसे ही दोनों का टेल से टेल मिलेगा, ये एंगल जो हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर आप खींचोगे तो ये लंबाई आ जाएगी आपका b sin थीटा, और ये वाला लंबाई आ जाएगा आपका b cos थीटा। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगा a + b cos थीटा, और ये हो गया b sin थीटा। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएं तो ये लंबाई आप निकाल सकते हो। तो आपका r का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू √a + b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, तो b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये फाइनली आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका क्या, r का मैग्नीट्यूड। ये सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब अगली बात समझिए, अगर मान लीजिए ये रिजल्टेंट है और a है, दोनों के बीच के इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल देते हैं, ठीक है ना, और रिजल्टेंट और b के बीच का यहाँ पर अगर हेड से हेड मिल रहा है या टेल से टेल मिल रहा है, तो जो छोटा वाला एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए कि ये दो वेक्टर है ये, और ये दोनों का यहाँ टेल मिल रहा है, तो यहाँ पर दो एंगल आपको दिखेगा, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो जो छोटा वाला एंगल है उसी को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से दो वेक्टर का अगर हेड से हेड आपस में यहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो छोटा वाला एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आर और बी के बीच में ये एंगल सपोज बीटा बन रहा है, तो देखिए अगर आप ये अल्फा निकालना चाह रहे हो तो आप इस अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे आप इस अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आप कह सकते हो tan अल्फा विल बी इक्वल टू हो जाएगा b sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा a + b cos थीटा। आई होप कि मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर एक और इक्वेशन याद रखना होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो क्या इम्पोर्टेंट है कि देखिए आप ये r का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, r डिवाइडेड बाय, अब r को छोड़ करके जो दो वेक्टर है a और b, उन दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो एंगल है थीटा। तो आप लिख सकते हो r sin थीटा बराबर होगा a अपॉन, जब आप a लिख रहे हो तो a को छोड़ करके जो दो वेक्टर है दैट इज b और r, उन दोनों के बीच में जो एंगल बीटा है वो बराबर हो जाएगा a sin बीटा के, और ये बराबर हो जाएगा b sin अल्फा के। ये भी फॉर्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है जिसको कि आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई एडिशन ऑफ वेक्टर की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, अगर हम बात करें किसके, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करें, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि अगर ये हमारा वेक्टर a है और ये अगर मान लीजिए हमारा वेक्टर b है, तो ऑब्वियस सी बात है
कि ये जो हमारा आएगा ये हमारा एडिशन आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा। लेकिन अगर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पता करना है तो आप क्या करो, इस वेक्टर बी का जस्ट अपोजिट वेक्टर ले लो इधर की तरफ, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ द बी वेक्टर, ठीक है ना। अब इस वेक्टर ए को और माइनस ऑफ द बी वेक्टर को दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको ये जो रिजल्टेंट मिलेगा, ये रिजल्टेंट आपका हो जाएगा क्या, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ द वेक्टर बी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये आपका आर वेक्टर निकल करके आ जाएगा। अब ध्यान से एक और बात सुनिए, अगर मान लीजिए ये हम एक्सिस ऐसा कुछ ड्रॉ कर रखे हैं और इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि ये एंगल हमारा कितना है, हम क्या बताना चाह रहे थे बेसिकली, ये हमारा बी एस, एक मिनट वेट, तो हम क्या करने जा रहे थे, हम करने ये जा रहे थे कि इस B को अगर हम थोड़ी देर के लिए इधर की तरफ ऐसा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो A और B के बीच का जो ये एंगल है, इस एंगल को हम थीटा का नाम दे रहे हैं और इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए अल्फा 1 बोल देते हैं और ये वाला माइनस वाले एंगल को हम अल्फा 2 बोल देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर आप माइनस ऑफ द बी वेक्टर इधर कहीं आ गया है, माइनस ऑफ द बी वेक्टर अगर आप पैरेलली शिफ्ट करो इस वेक्टर को तो माइनस ऑफ द बी वेक्टर यहाँ कहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो आप ए और माइनस बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल देखोगे, ए और माइनस ऑफ द बी वेक्टर, ये एंगल जो देखोगे, ये एंगल आपको मिलेगा 180 माइनस थीटा। तो अगर आप यहाँ पर रिजल्टेंट निकालोगे तो ये जो आर वेक्टर आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर जो आपका आर का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप कि मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसी तरीके से अगर आप टेन अल्फा जैसे वहाँ निकाले थे, टेन अल्फा 1 की अगर हम बात करें तो टेन अल्फा 1 जो हमारा आया था वो कितना आया था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा आया था। अगर हम टेन अल्फा 2 की बात करें यानी माइनस वाले केस में, जो ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, अगर ये हम निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, और ये हमारा बन जाएगा बी साइन 180 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखेंगे अपॉन ए प्लस कॉस 180 माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं, तो ये b इंटू ये हो जाएगा, सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा ना, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा कितना, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b कॉस थीटा। ये हमारा यहाँ से टेन अल्फा 2 निकल करके आ जाएगा। आई होप कि मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। आइए एक दो छोटा छोटा इस पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आज के लेक्चर को एंड करेंगे। अगले एक और वीडियो में हम इस पूरे वेक्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि इफ मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, यानी एक वेक्टर ए और बी का जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन करने पर जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट ए के भी बराबर है एंड ए असल में बराबर है बी के। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है ये पता करिए, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या करोगे, आपने मोड ऑफ ए प्लस बी, जिसको कि हम बेसिकली आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किए थे, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना पढ़ा आपने, 2ab कॉस थीटा पढ़ा, ठीक। तो ये जो है a प्लस बी, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a के बराबर है, तो आप कह सकते हो a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हो जाएगा a स्क्वायर, चूंकि b भी आपस में a के बराबर है तो यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इस रूट को इधर भेज दो तो आप कह सकते हो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा।
अब देखो क्या कर सकते हो आप, इस 2a² को इधर लेकर के अगर आ जाओ तो ये हो जाएगा क्या, -a² इज इक्वल टू 2a² cos थीटा, a² से a² कटेगा तो बेसिकली cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 आएगा, और यहाँ से आप कह सकते हो थीटा जो आपका आएगा वो 120 डिग्री आ जाएगा। आई होप कि मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो आप a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या पढ़े, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड पढ़े a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, दोनों तरफ से रूट हटाइए तो ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ये पूरा खत्म हो जाएगा तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हो 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली cos थीटा इज इक्वल टू आ रहा है माइनस cos थीटा। इसका मतलब है कि थीटा 90 डिग्री रहा होगा तभी ये पॉसिबल है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर का रिजोल्यूशन वगैरह डिस्कस करेंगे, और हम इस टॉपिक को ख़त्म करके और हम कुछ कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो नीट और जेईई के कुछ क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करें। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, नहीं तो मैं कोशिश करता कि वेक्टर को कंप्लीट कर देता एक ही लेक्चर में, लेकिन खैर अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।